आइए हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंसेज को अकॉर्डिंग टू द यूसेज के आधार पर। आइए चर्चा करते हैं सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू यूसेज के आधार पर तीसरे सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इसी को ही हम लोग इम्पेरेटिव्स भी बोलते हैं। तो आइए देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस को। इसके परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि द सेंटेंस विच यूज टू मेक एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और अ निगेशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आप इसे अच्छी तरह से देखकर अपने नोटबुक पर उतार लें। तो इंटेरोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में आप किसे कहते हैं? हम इम्पेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य जो आदेश, प्रार्थना, सलाह या मनाही करना बताए, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में पहले आप देख लें, जैसे आप कहते हैं सिंग अ सॉन्ग। ये आपने ऑर्डर दी किसी को, ये ऑर्डर के ग्रुप में आ गया। आप कहते हैं प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। ये आपने क्या करी? ये आपने रिक्वेस्ट करी। आप फिर कहते हैं यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यानी आपने एडवाइस करी। या फिर आप कहते हैं डोंट सिंग अ सॉन्ग, डोंट सिंग अ सॉन्ग, यानी आपने मनाही करी, आपने मनाही की। प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब इम्पेरेटिव्स की बात हो तो इसे आप 4 उपवर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और निगेशन। आइए इसे हम विस्तार से हम लोग समझ लें। आपने ये समझ लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसे रिक्वेस्ट, जिसे हम ऑर्डर कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे, एडवाइस कहेंगे और निगेशन कहेंगे। एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए ऑर्डर है। ऑर्डर को ही अंग्रेजी में आप कमांड भी पढ़ेंगे, तो कमांड देख करके आप परेशान ना हो, क्योंकि ऑर्डर ही कमांड भी कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? मेन वर्ब होगा, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा? रेस्ट होगा। इस स्ट्रक्चर को देख करके आप कोई भी ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे मेन वर्ब है सिंग, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, और रेस्ट है ऑन द स्टेज। तो आपका एक सेंटेंस ऑर्डर वाला बन गया, सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब आपको कहना है कि सब्जी लाने मार्केट जाओ, तो मुख्य क्रिया हो गया गो। कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं? टू मार्केट। क्यों? टू ब्रिंग वेजिटेबल, टू ब्रिंग वेजिटेबल। तो ये भी आपका ऑर्डर बन गया। तो ऑर्डर बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं है। आप मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट रख दें, ऑर्डर बन गया। अब इसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो रिक्वेस्ट को ही इंट्रीटिव भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो रिक्वेस्ट या इंट्रीटिव में क्या करना है आपको? प्लीज़ या काइंडली को शुरू में रख सकते हैं आप, प्लस मेन वर्ब को रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, प्लस रेस्ट रखना है।
या तो आप इस स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं, या फिर आप मेन वर्ब को आगे रख लीजिए, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस ये कॉमा रहेगा, और उसके बाद आप प्लीज़ लगा सकते हैं। यानी प्लीज़ आप शुरू में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। और एक बात जो गंभीरता से गौर करने की वो ये है कि काइंडली का प्रयोग, काइंडली इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसको आप ध्यान से समझ लें कि फॉर्मल रिक्वेस्ट की जब बात होगी, यानी आप किसी अधिकारी या पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो वहाँ आप प्लीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ आपने क्या करना है, काइंडली का प्रयोग करना है। अन्य शेष जगहों पर आप प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। तो आप उदाहरण में इसको समझ लें, जैसे सिंग ए सॉन्ग था तो सिंग अ सॉन्ग का प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग के बाद कॉमा लगाइए और यहाँ प्लीज़ जोड़ दीजिए। दोनों ही तरह से सही है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग कहें उतना ही सही है जितना सिंग अ सॉन्ग प्लीज़ कहें। अब रही बात काइंडली का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट में, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी 5 days लीव, कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी दें। यहाँ आप काइंडली के जगह प्लीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपको काइंडली ही लगाना होगा। तो आपने देखा कि रिक्वेस्ट कितना आसानी से आपने कन्वर्ट कर ली। ऑर्डर से रिक्वेस्ट कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा परेशानी आपने नहीं महसूस की होगी। अब आइए हम लोग आ जाते हैं एडवाइस या सजेशन पर। एडवाइस कहें या फिर सजेशन कहें, दोनों का अर्थ सेम होता है। सजेशन, एडवाइस या सजेशन, इसमें एडवाइस आप 3 तरह से कर सकते हैं। एडवाइस के लिए आप 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद आप देंगे शुड, या फिर देंगे आउट, या फिर देंगे मस्ट। ये 3 में से किसी का भी प्रयोग करते हैं। आउट के बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ टू आएगा, शुड और मस्ट में टू नहीं आएगा। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर मेन वर्ब, उसके बाद देंगे आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद देंगे आप रेस्ट। अब गौर करने वाली बात है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि शुड, आउट, मस्ट में क्या अंतर है। तो आप ध्यान से देखिए, शुड का मतलब होता है सामान्य रूप से चाहिए, सामान्य रूप से चाहिए। चाहिए का सेंस तीनों का है, लेकिन शुड का मतलब क्या है, समान रूप से चाहिए। आउट का मतलब होता है नैतिक रूप से चाहिए, नैतिक रूप से चाहिए। ये आउट का मतलब हुआ नैतिक रूप से चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है निश्चित रूप से चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। तो आपने देखा कि चाहिए तो तीनों में था, लेकिन शुड में क्या था, शुड में था सामान्य रूप से चाहिए, आउट में था नैतिक रूप से चाहिए, और मस्ट में था निश्चित रूप से चाहिए। ये आपको अंतर का ध्यान रखना होगा। आप इसको नज़दीक से देख लीजिए। शुड का मतलब सामान्य रूप से चाहिए, आउट का मतलब नैतिक रूप से चाहिए, और मस्ट का मतलब निश्चित रूप से चाहिए। अब उदाहरण के रूप में जब आप देखेंगे तो उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप कहते हैं किसी को कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मतलब होता है कि आपको सुबह में जल्दी जगना चाहिए। आप जगें अथवा ना जगें मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जगना चाहिए सवेरे। लेकिन यदि आप कहते हैं किसी को कि यू ought to respect your parents, यहाँ ध्यान दीजिए आप। एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि आउट के साथ टू नहीं है, रिस्पेक्ट
टू रिस्पेक्ट पढ़ा जाएगा, तो आप कहेंगे यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा कि आपको अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप एक अनैतिक इंसान माने जाएंगे। यानी यहाँ आप नैतिक रूप से चाहिए का सेंस लगा रहे हैं। या फिर तीसरा हम देखिए कि यू मस्ट अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स मतलब संवैधानिक नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अब ये कैसा करना चाहिए, ये कैसा चाहिए है, ये है निश्चित रूप से चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दंडित किए जाएंगे, आप अपराधी माने जाएंगे। तो आपने देखा कि आप सजेशन भी 3 तरह से कर सकते हैं, सामान्य रूप से चाहिए वाला, नैतिक रूप से चाहिए वाला और निश्चित रूप से चाहिए वाला। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट पे आ जाते हैं, प्रोहिबिशन यानी मनाही। लास्ट नंबर में है निगेशन, या इसी को हम लोग प्रोहिबिशन भी कहते हैं। प्रोहिबिशन यानी हिंदी होता है मनाही। अब इसको कैसे कर सकते हैं? मना आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक जो सामने आपका खड़ा है उसको मना कर सकते हैं, एक जो वहाँ नहीं है उसको मना कर सकते हैं। तो यदि सेकंड पर्सन की बात होगी, सामने वाले की बात होगी, तो कैसे होगा? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप डोंट लगाएंगे, डोंट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट को जोड़ देंगे। आपने किसी को कहना है कि धूप में मत जाओ, धूप में मत टहलो, तो क्या कहेंगे आप? पहले डोंट लगाएंगे। टहलना का वॉक होता है और धूप का होता है इन द सन। तो आपने कहा डोंट वॉक इन द सन का मतलब हो गया धूप में मत टहलो। आप कहते हैं चिल्लाओ मत, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? डोंट शाउट। आप कहते हैं कोलाहल मत मचाओ, तो क्या कहेंगे आप? डोंट मेक अ नॉइज। तो इस तरह से आपने सेकंड पर्सन में मनाही कर दी। अब जब सब्जेक्ट लिख करके, सब्जेक्ट को लिख करके मना करना है तो कैसे होगा? ये देखिए आप, यानी थर्ड पर्सन या सब्जेक्ट के साथ यदि मनाही करना है आपको तो कैसे होगा? सो देखिए, उसमें आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट को पहले लिखना है, उसके बाद आप मसंट लिखेंगे, मस्टंट नहीं पढ़ेंगे, मसंट। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। जैसे आपने कहना है कि राम यहाँ नहीं आ सकता है, इस सेंस में कि आप उसको आने नहीं देना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि राम यहाँ नहीं आ सकता है, तो उसका अंग्रेजी आप क्या बनाते? कांट से नहीं बन सकता है, डजंट से नहीं बनेगा, तो उसका कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए आप, हो जाएगा राम मसंट कम हियर। हिंदी में सेंस है इसका मसंट लगाने के बाद कि हिंदी में देखिए आप क्या लिखेंगे? आप राम यहाँ नहीं आ सकता, आपने लिखा ये, लेकिन इसका सेंस क्या है? अर्थात देखिए कि उसे यहाँ आने की क्या नहीं है? अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। यहाँ पर सेंस हो गया अनुमति नहीं है का। यदि आप इसको कांट से बनाते कि राम कांट कम हियर, तो हिंदी तो इसका यही होता कि राम यहाँ नहीं आ सकता है, हिंदी सेम होता, लेकिन अर्थ क्या हो जाता? अर्थात में अर्थ हो जाता है उसे यहाँ आने की क्षमता नहीं है। यहाँ हो जाता उसे यहाँ आने की क्षमता, यानी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। तो आपने देखा कि यदि आपने मसंट लगाया था तो अनुमति नहीं है, और यदि आपने कांट लगाया तो क्षमता नहीं का इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और ये आप यदि ऐसे बना देते कि राम डजंट कम हियर, डजंट कम हियर, तो अर्थ इसका बदलता और हो जाता है कि राम यहाँ नहीं आता है, राम यहाँ नहीं आता है। और अर्थ क्या होता? नहीं आता है का मतलब क्या हुआ? उसे यहाँ आने की आदत नहीं है, उसे यहाँ आने की इस बार क्या नहीं है? इस बार आदत नहीं है, आदत नहीं है।
तो आपने गौर किया कि यदि मसंड से बनाए तो अनुमति नहीं है, कांट से बनाए तो क्षमता नहीं है, और डजन से बनाए तो आदत नहीं है। ये आपने स्पष्टतया समझ लिया होगा। शेष चर्चा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की होगी या अन्य बचे हुए सेंटेंसेज की अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बन जाएगा। देखिए उदाहरण में आप कहते हैं आई रोट अ लेटर, रोट अ लेटर। अब गौर करिए रोट क्या है, V2 है। अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, पहले रोट को राइट में बदलेंगे आप, राइट। इसके आगे क्या जोड़ना है, डिडंट, बन गया नेगेटिव। आई डिडंट राइट अ लेटर। आपने देखा कि यदि V2 में रहे तो आपने क्या करना है, उसे V1 में बदल देना है और उसके बाद उसके पहले डिडंट को रख देना है, नेगेटिव बन जाएगा। अब आइए हम लोग रूल नंबर C पर आते हैं, कंडीशन C में आते हैं। इसी को मैं एडिट कर लेता हूं। आप देखिए ये है आपका कंडीशन C। इफ द मेन वर्ब इज इन V5, यदि मुख्य क्रिया V5 में रहे, इफ द मेन वर्ब इज इन V5 चेंज इट इनटू V1 एंड पुट डजंट बिफोर इट। यदि मुख्य क्रिया V5 में रहे तो आपने क्या करना है, उसे V1 में कन्वर्ट कर देना है और उसके पहले डजंट जोड़ देना है, नेगेटिव बन जाएगा। गौर से देखिए आप, ही राइट्स अ लेटर। अब यहां आप गौर करिए राइट्स क्या है, V5 है। अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, राइट्स को पहले आप राइट में बदलिए और इसके पहले डजंट जोड़ दीजिए। ही डजंट राइट अ लेटर, बन गया आपका नेगेटिव। तो आपने देखा कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो आपने क्या करना है, उसके तुरंत बाद नॉट जोड़ देना है, नेगेटिव बन जाएगा। यदि नहीं रहे तो वह 3 अवस्थाओं में होगा। कंडीशन A में होगा, यानी मुख्य क्रिया V1 में रहेगा तो उसके पहले डोंट जोड़ दें। यदि V2 में रहेगा तो V2 को V1 में बदलकर उसके पहले डिडंट जोड़ दें। यदि V5 में रहेगा तो उसे V1 में बदलकर उसके पहले डजंट जोड़ दें। अब आप कहेंगे V3, तो दोस्तों V3 में रहेगा तो बिना हैज हैव का तो V3 आ नहीं सकता है, यानी हैव हैज आ गया तो समझ लीजिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। V4 तो बिना इज एम आर वोज वर का कभी V4 आ सकता है क्या, तो जैसे इज एम आर वोज वर आएगा तो आप उसमें जोड़ दीजिए नॉट को। तो आप लोग पूरी तरह से असर्टिव सेंटेंस को समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप इस पर रिसर्च करें, 2-4 बार इस वीडियो को देखें और YouTube चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि घर बैठे आप अंग्रेजी में निपुणता हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।